हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। मुद्रास्फीति के जिस चैप्टर में हम आपको अगला जो वीडियो करा रहे हैं उसमें 3 टॉपिक हम कवर कराने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के प्रभाव की, इसके अलावा मुद्रास्फीति की सामाजिक लागत क्या होती है, और साथ ही साथ फिशर समीकरण के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो तो आपको ये वाली वीडियो मिलेगी, और हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से वीडियो देख रहे हो तो आपको पूरी की पूरी वीडियो मिलेगी। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों, स्फीति की जो लागत है, देखिए स्फीति का मतलब होता है कीमतों में लगातार होने वाली वृद्धि, और स्फीति जो है वो उसकी लागत क्या होगी डिपेंड करता है कि स्फीति पूर्व प्रत्याशित स्फीति है, यानी कि जो हमने एंटीसिपेटेड किया था, अनुमान लगाया था, उसी के बराबर इन्फ्लेशन है। तो देखिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि मैंने अनुमान लगाया था कि 10% या 5% इन्फ्लेशन रहेगी 2021 में, और वास्तविक जो मुद्रास्फीति रही, वास्तविक स्फीति जो रही है मान लीजिए वो भी 5% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे उत्पादन पर, रोजगार पर, कीमतों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने अनुमान लगाया था बिल्कुल उसी के अनुरूप स्फीति हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रत्याशित स्फीति है तो आपको सुलेदर कॉस्ट, मेन्यू लागत, सापेक्षिक मूल्य परिवर्तनशीलता की लागत, कर विकृति लागत और असुविधा, ये सारी की सारी कॉस्ट जो है वो बियर करनी पड़ेगी। यानी कि आप क्लियर कर लीजिए बच्चों एक बार कि पूर्व प्रत्याशित स्थिति, यानी कि पूर्ण प्रत्याशित का मतलब है जो भी आपने एंटीसिपेटेड किया है वही स्थिति की दर रही, उसके बावजूद भी आपको कई प्रकार की लागतें बियर करनी पड़ेंगी। और इनपरफेक्ट एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन के केस में आपको 2 प्रकार की लागतें, जिसके बारे में बच्चों हम आप बच्चों से अब आपको डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। तो सबसे पहले बात करते हैं सुलेदर कॉस्ट की। देखिए आपने कई बार मुहावरा सुना होगा, कहावत सुनी होगी कि मैंने इतनी मेहनत की कि मेरी चप्पल घिस गई या जूते घिस गए। सुलेदर कॉस्ट का मतलब ये नहीं है कि मतलब जूतों की कॉस्ट, अगर टेक्निकल में ये फ्रेज है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्योंकि जब आप देखिए महंगाई की दर ज़्यादा होगी, एक्चुअली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो मान लीजिए मेरे पास 1 लाख रुपए है, और इस 1 लाख रुपए को अगर मैं लिक्विड रखता हूँ, कैश रखता हूँ, तो मुझे उस इंटरेस्ट रेट को खोना पड़ेगा। मान लीजिए 10% है जो मुझे मिलता अगर इस पैसे को मैं बैंक में एफडी करता, यानी कि मैं 10,000 रुपये कमा सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने पैसे को 1 लाख रुपए कैश रखा हुआ है इसलिए मुझे 10,000 रुपये से लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इसे बैंक में जमा करा देता हूं, बैंक में जमा करा देता हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब महंगाई ज़्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब अगर महंगाई ज़्यादा है तो मैं केवल 1,000 रुपये निकालूंगा, 1,000 रुपये खर्च करने के बाद फिर 1,000 रुपये निकालूंगा, फिर 1,000 रुपये निकालूंगा। इस तरीके से मैं पैसे को बैंक में ही जमा रखूंगा, यानी कि मैं कम से कम पैसे को बैंक से निकालूंगा, और बार बार मुझे बैंक जाना पड़ेगा पैसे को निकालने के लिए। यानी कि हो सकता है इस आर्गुमेंट लिखने वालों को ये पता ना हो या उस समय बनाया हो जिस समय एटीएम की स्थापना ना हुई होगी, क्योंकि एटीएम जो है वो हमारी सुलेदर कॉस्ट को ही कम करता है। एटीएम सुलेदर कॉस्ट को इसलिए कम करता है क्योंकि मेरी जो बैंक है वो मेरे घर से लगभग 26 किलोमीटर दूर है। पहले मैं जहाँ रहता था वहीं मेरी बैंक है। तो अगर मान लीजिए बैंक के ऊपर मैं डिपेंडेंट रहा तो मुझे इतनी दूर जाना पड़ेगा पैसे निकलवाने के लिए, क्योंकि अब आजकल एटीएम हर जगह मौजूद है, इसलिए पैसे को हम निकाल लेते हैं। लेकिन इसका मतलब सुलेदर कॉस्ट है कि बार बार बैंकों के चक्कर काटने की जो लागत है। इसके अलावा मेन्यू कॉस्ट, देखिए जैसे जो कंपनियां हैं उनको अपने कैटलॉग लगवाने पड़ते हैं, पंपलेट छपवाने पड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे रेट लिस्ट लगाई हुई है, ठीक है, रेट लिस्ट है, तो बार बार इन्फ्लेशन की वजह से इस लिस्ट को बदलवाना पड़ता है। इसकी जो कॉस्ट आती है इसी को मेन्यू कॉस्ट कहते हैं। यानी कि अगर आप एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन है तब भी आपको ये वाला कॉस्ट तो बियर करनी ही पड़ेगी, जिसको बोलते हैं मेन्यू कॉस्ट। इसके अलावा सापेक्षिक मूल्य परिवर्तन, देखिए सापेक्षिक मूल्य परिवर्तनशीलता की लागत ये किस तरीके से प्रभावित करती है। मान लीजिए कुछ ऐसी फर्म है, मान लीजिए ए फर्म है, बी फर्म है, सी फर्म है।
ए फर्म जो है वो बार बार अपनी मेन्यू लागतें बदल रही है, यानी कीमतें बदल रही है, बी भी अपनी कीमतें बदल रही है, लेकिन सी जो है वो किसी भी तरीके से पैसा नहीं खर्च कर रही है मेन्यू लागत पे। उसके बावजूद भी आप देखोगे तो कीमतें जो है वो सापेक्षिक रूप से ये सस्ता हो जाएगा, यानी कि इसको तुलनात्मक रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ये कीमतें नहीं बदल रहा है। तो इसको बोलते हैं सापेक्षिक मूल्य परिवर्तनशीलता की लागत। इसके अलावा बच्चों कर, यानी कि जब हम टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स में इन्फ्लेशन को एडजस्टेड नहीं किया जाता कई बार, जिसकी वजह से ये समस्या जो है कर को भी आती है क्योंकि इनकम ऑलरेडी घट चुकी होती है और इन्फ्लेशन की वजह से, और गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो उसी इनकम पे लगाती है जो हमें मिलती है। इसके अलावा बच्चों हमें लंबे समय की जो नीतियां हैं उनको बनाने में बड़ी तरीके की असुविधाएं आती हैं। तो ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं वो हमें सामना करनी पड़ती है अगर हमारी स्थिति पूर्व निर्धारित है उसके बराबर हुई है तभी भी। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें अपूर्ण प्रत्याशित स्थिति, यानी कि हमने अनुमान लगाया था इन्फ्लेशन 5% का, ये हमारी प्रत्याशित थी, लेकिन वास्तविक इन्फ्लेशन जो है, वास्तविक स्फीति जो है वो हो सकता है 8% हुई हो सकता है 12% हुई हो सकता है 4% हुई हो सकता है 1% ही हो गई हो, कुछ भी हो सकता है ना। यानी कि वास्तविक स्फीति जो है वो प्रत्याशित स्फीति के बराबर नहीं है, इसीलिए इसको अपूर्ण प्रत्याशित स्फीति कहा गया है। इसकी वजह से नीति निर्माण में लागत आती है, यानी कि देखिए इसके अंदर दो पक्ष होते हैं बच्चों। एक पक्ष तो होता है जिसको लाभ हो रहा है, जिसने अनुबंध किया हुआ है, अनुबंध पहले से किया हुआ है, और दूसरे पक्ष को नुकसान हो रहा है जिसने अनुबंध किया हुआ है। तो इसका मतलब नीति निर्माण की करने की जो कॉस्ट है वो बहुत हैवी पड़ती है, क्योंकि जो भी आपने पॉलिसी बनाई होगी वो 5% के बेस पे बनाई होगी, जबकि प्रत्याशित जो है वो 8% है। यानी कि दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष को नुकसान या किसी भी पक्ष को फायदा हो सकता है, लेनदार को भी फायदा हो सकता है, देनदार को भी फायदा हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा है या कम है। इसके अलावा बच्चों आय का पुनर्वितरण है, देखिए इसके अंदर दो पक्ष हैं, जैसे हमने आपको बताया, कुछ को लाभ होता है कुछ को हानि होती है। उसी बात को कह रहा है कि आय का पुनर्वितरण होता है, यानी कि जो इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है, एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो जो ऋण देने वाला है उसको नुकसान हुआ है, ऋण लेने वाले को फायदा हुआ है, स्थिर आय वाले को नुकसान हुआ है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसान को फायदा होगा, व्यापारी को फायदा होगा क्योंकि वो तो माल बेच देगा महंगाई में, लेकिन जो स्थायी इनकम वाला है, पेंशन भोगी है, उसको नुकसान होगा। इस तरीके से जो आय का वितरण है वो एक तरीके से सही तरीके से नहीं होता बच्चों। तो ये सारी की सारी लागतें जो कि हमने आपसे डिस्कस की हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी लागतें हैं जो एक फर्म होने के नाते बियर करनी पड़ती है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।